डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे रोमन साम्राज्य का विस्तार क्या था, क्या उसका स्रोत था, रोमन साम्राज्य के इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत थे। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य के इतिहास के स्रोत के रूप में और उस रोमन साम्राज्य के विस्तार और उसके स्वरूप के संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस बस को स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य जो विस्तृत था वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को तीन चीज़ें हैं, इसको लर्न रखेंगे कि रोमन साम्राज्य यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत था। तो इस तरह से इसका विस्तार यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक विस्तार था। किसका? रोमन साम्राज्य का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रोमन साम्राज्य या रोम साम्राज्य जो था वो भूमध्य सागर, इसका क्या था? भूमध्य सागर रोम साम्राज्य का हृदय था। तो इस तरह से भूमध्य सागर रोम साम्राज्य का क्या था? हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और दक्षिणी दोनों दिशाओं में सागर के पास स्थित सभी प्रदेशों पर इसका प्रभुत्व था। तो इस तरह से इसके प्रभुत्व के अंतर्गत रोम का भूमध्य सागर और उत्तर दक्षिणी दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित इस सभी प्रदेशों पर इसका क्या था? प्रभुत्व था, इसका अधिकार था। नेक्स्ट में रोमन साम्राज्य उत्तर में राइन, डेन्यूब नदी तथा दक्षिण में सहारा रेगिस्तान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तक स्थित था। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य के उत्तर में राइन और डेन्यूब नदी थी। इसको लर्न रखेंगे कि रोमन साम्राज्य के उत्तर में क्या था? राइन और डेन्यूब नदी। दक्षिण में सहारा रेगिस्तान था। तो रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र था। तो दो चीज़ें स्थितियां इसमें हैं कि रोमन साम्राज्य के उत्तर में दो नदियों के नाम बताएं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो राइन और डेन्यूब नदी है। राइन और डेन्यूब नदी दो नदियां हैं। और दक्षिण में जस्ट अपोजिट है, इधर उत्तर में राइन और डेन्यूब नदी है और दक्षिण में क्या है? यहाँ पे सहारा रेगिस्तान। तो दोनों विरोधाभास है, दोनों स्थितियां हैं। उत्तर साइड में राइन और डेन्यूब नदियां हैं। स्वाभाविक है कि जहाँ पे नदियां होंगी वहाँ पे जो है हरियाली होगा, कृषि योग्य भूमि होगी और वहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी, कृषि फसलें आसानी से उत्पादित हो सकती हैं। और इसी के जो दक्षिणी क्षेत्र था वो कैसा था? रेगिस्तानी क्षेत्र था। तो दोनों में विविधता है। दोनों को भूमि में क्या पाया जाता है? विविधता पाई जाती है कि एक साइड में जहाँ पे उत्तरी क्षेत्र नदियों का क्षेत्र था, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि थी, कृषि फसलें उगाई जा सकती थी, हरियाली थी, वहीं पे दक्षिण साइड में क्या था? मरुस्थलीय भूमि था, रेगिस्तानी क्षेत्र था। रेगिस्तानी की विशेषता ही, जैसे आप मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या विशेषता है? वहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं होगी, वहाँ पे हरियाली नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो दोनों स्थितियों में क्या था? अंतर पाया जाता था। जहाँ पे उत्तरी क्षेत्र जो है काफ़ी हरा भरा था, कृषि योग्य था, उपजाऊ था, वहीं पे दक्षिणी क्षेत्र कैसा था? रेगिस्तानी क्षेत्र था। तो दोनों भूमि में, दोनों स्थितियों में विरोधाभास था। तो इस तरह से भू आकृति स्थितियों में भी परिवर्तन था, अंतर था इस तरह से उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ईरान के हिस्से में कैस्पियन सागर और दक्षिण से पूर्वी अरब सागर तक का संपूर्ण क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत थे। रोमन साम्राज्य के विकास काल के दो भागों, पूर्ववर्ती साम्राज्य तथा परवर्ती साम्राज्य में डिवाइड किया गया था। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य का जो विकास के आधार पे इसके साम्राज्य को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। तो इस तरह से कौन कौन से थे दो वर्ग, दो उपविभाग कौन कौन से थे? तो पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दोनों भागों के लिए तीसरी शताब्दी को क्या माना गया है? विभाजक का कार्य माना गया। जैसे कोई चीज़ दो चीज़ों को डिवाइड कर देती है, तो यहाँ पे तीसरी शताब्दी क्या कर रही है? दो साम्राज्य के दोनों हिस्सों को, जो समय अवधि है, जो कालखंड है, उसको विभाजक का कार्य कर रही है। तो विभाजक का कार्य की जो अवधि है वो क्या है? कौन सी शताब्दी है? तीसरी शताब्दी है। तीसरी शताब्दी जो है वो विभाजक का कार्य कर रही है।
आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। क्यों क्यों कर रही है? क्योंकि तीसरी शताब्दी जो है भाग एक संपूर्ण अवधि के पूर्ववर्ती साम्राज्य के अंतर्गत तथा उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य के अंतर्गत रखा गया है। यानी तीसरी शताब्दी के जो विभाजक का जो तिथि निर्धारित किया गया है वही जो है तिथि को क्या कर रहा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती विभाजक का कार्य कर रहा है। इसी तिथि डेट के आगे परवर्ती और उसी के पहले दोनों स्थितियां बन रही हैं, एक तरफ परवर्ती और दूसरी तरफ पूर्ववर्ती जो है साम्राज्य विभाजक के रूप में इस तिथि को माना गया है। तो तीसरी शताब्दी क्या है, रोमन साम्राज्य का विभाजक का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास रहने वाले रोमन साम्राज्य के लोगों के निकटवर्ती पूर्व का अर्थ होता था भूमध्य सागर से बिल्कुल पूर्व का क्षेत्र, भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का क्षेत्र। रोमन साम्राज्य का हिस्सा में सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया के आसपास का क्षेत्र जैसे अरब जो है इसके अंतर्गत शामिल था। तो इसमें हिस्से में कौन कौन थे? सीरिया था, फिलिस्तीन थे और मेसोपोटामिया के पास का क्षेत्र अरब भी इसी में शामिल था। डियर स्टूडेंट, इस तरह से रोमन साम्राज्य का विस्तार था। किस तरह से उसके विभाजक जो है तीसरी शताब्दी को माना गया है। परवर्ती और पूर्ववर्ती साम्राज्य दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे कि रोमन साम्राज्य के इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं। जैसे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं, तो जैसे वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ऐतिहासिक रचनाएं हैं, यात्रा वृत्तांत है, पुरातात्विक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है। तो वैसे रोमन साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानते हैं। रोमन साम्राज्य के इतिहास के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविध तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी रोमन साम्राज्य के इतिहास जानने के कुछ मुख्य स्रोत हैं जिनके अंतर्गत है, फर्स्ट है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में क्या है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा जो इतिवृत्त लिखे जाते थे। तत्कालीन जो लोग थे वे इतिवृत्त लिखते थे, ऐतिहासिक चीज़ों को, उन घटनाओं को पिरो करके क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का रूप देते थे, वे इतिवृत्त के रूप में जाने जाते थे। तो इस तरह से जो उस टाइम के पाठ्य सामग्री थे, जो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखित इतिहास था, उसी को इतिवृत्ति कहते हैं। और इनके माध्यम से हमें रोमन साम्राज्य के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जो विविध तथ्यों, घटनाओं, कालखंड और उस समय के सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, जिनके माध्यम से हमें रोमन साम्राज्य के विषय में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है इतिवृत्त भी जो है रोमन साम्राज्य के विषय में स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। इसी क्रम में आगे है, दूसरा है दस्तावेज। दस्तावेज के अंतर्गत पांडुलिपियाँ थी जो सरकंडे से हाथ के द्वारा पत्तों पे लिखी जाती थी। पांडुलिपि जो थी मूल प्रति होती थी, डायरेक्टली लिखी जाती थी। तो यहाँ पे पांडुलिपि के रूप में संविदा पत्र होते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होते थे, संवाद पत्र होते थे और सरकारी दस्तावेज होते थे। तो ये सारी चीज़ें थीं जिनके माध्यम से हमें रोमन साम्राज्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड स्टेप में क्या है? भौतिक अवशेष हैं। भौतिक अवशेष में क्या क्या चीज़ें हैं? तो भौतिक अवशेष जो कि पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनके अंतर्गत स्मारक हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, जो भी चीज़ें उत्खनन में प्राप्त होती हैं, उनके माध्यम से हमें रोमन साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपने अध्ययन किया रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कैसे था, किस रूप में था, कौन सी नदियों के मध्य में था, इसका विस्तार क्या था और इसके इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत थे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो का विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।